तौसीफ साहब सीमांचल को हैदराबाद बनाने की बात कही कि सीमांचल को हैदराबाद बना देंगे। देखिए, ये आदमी तो बहुत सारा बात बोला, मेरी औकात तक देखा उन्होंने। जिसको अपनी औकात की पता नहीं है, क्या उसका क्या औकात है, हम तो भाई शुरू से मेरी क्या औकात है सारे लोग जान रहे हैं। उसकी क्या औकात है तो वो कहाँ से कहाँ पहुँचा और पूरे हर बड़े बड़े शहरों में कुछ संपत्ति जमा कर लिया, ये कहाँ से किया लोग अच्छी तरह से भी जान रहे हैं। और वो मेरे औकात की बात कर रहे हैं तो ये उनको अपने हिसाब से बात करनी चाहिए। जिनको आप चुने हैं वो ऐसा आदमी है कि हमारे द्वारा जो शिलान्यास किया जा रहा है उस बोर्ड को भी तोड़वाने का काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनको कितना भय हो गया है कि हमारे बोर्ड को रात के अंधेरे में जाके तुड़वा देते हैं। तो बोर्ड तोड़ने से क्या होगा, पता तो चल रहा है कि काम किसने किया। तौसीफ साहब जो कि मतलब एमआईएम में भी शामिल हुए, उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पैसे लेकर के आप उसमें चले गए हैं, इस आरजेडी का दामन थामा है, एमआईएम को छोड़ दिए। क्या कहना चाहेंगे? इसमें उनके ससुर भी हैं। अगर हम लोग 4 आदमी गए थे तो ये अगर ये उस तरीके उनके मुंह से शोभा नहीं देता है, जो हमेशा पैसे लेकर के दूसरे पार्टी कांग्रेस में रह करके कांग्रेस को दगा दे करके दूसरे पार्टी के राज्यसभा मेंबर को वोट किया पैसे लेकर के। एक एक प्रूफ है। एक एमएलसी हमेशा भाजपा के एमएलसी को वोट किए। ये जब भी मौलाना असरारुल हक कासमी साहब इलेक्शन लड़े, कभी ये कांग्रेस का साथ नहीं दिए, हमेशा भाजपा के लोगों को साथ दिए। तो अख्तर पैसे लेकर के जद्दी में गए नहीं, अगर वो गए थे वो भी पार्टी से भागे थे ना। हाँ, वो भी तो पार्टी से भागे थे तो जेडीयू से फिर हाँ एमआईएम में आए, तो जाहिर सी बात है अगर लेके गए हैं तो हम लोग भी गए होंगे तब। देखिए, बात तो सही है कि हम लोग उस वक्त ओवैसी साहब के टिकट से जीते नहीं है। ओवैसी साहब बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, उनकी नीतियां हैं, ये नीतियों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। अच्छा, उन्होंने आज जो बहादुरगंज आया तो कई सारे आरोप लगाए हैं चारों विधायकों पर जो आरजेडी में चले गए आप लोग। तो उन्होंने कहा कि जो चारों थे वो जमीर फरोख्त थे, उन लोगों को ख़रीदा गया, पैसे से ख़रीदा गया, जमीर बेच लिया उन लोगों ने। अरे भाई, इससे पहले तो हमारे जो रियासती सदर हैं अख्तरुल ईमान साहब, वो भी तो पार्टी राजद छोड़ करके 12 विधायक को लेकर के जदयू में भाग के आ गए थे। तो क्या अगर ऐसा अगर उनका जमीर फरोश है तो हम भी जमीर फरोश हैं। अगर अवाम की खिदमत करने के लिए अगर ये जमीर फरोश कहा जाएगा, अगर लोधावाड़ी पुल बनने के लिए मेरा जमीर फरोशी है तो मुझे ऐसा जमीर फरोशी मंजूर है। कालोपीर पुल बनाने के लिए अगर जमीर फरोशी है ये तो मुझे मंजूर है। बहादुरगंज टेरागा सड़क बनाने के लिए अगर ये जमीर फरोशी है तो मुझे ये मतलब इल्ज़ाम मंजूर है। तो भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए हम लोग राजद में गए और जो ही गए तो सरकार भी बनी और काम भी हुआ माशाल्लाह। जितना काम था और ओवैसी साहब वादा किए थे सारा काम लगभग मुकम्मल हुआ। वादा ओवैसी साहब ने किया और काम आपने जी, काम हम चूँकि क्षेत्र हमारा था, करना हमको ही था, हम इसीलिए वोट भी दिया था। क्या आपको लगता है कि क्या मुसलमानों का चीफ मिनिस्टर बन पाएगा? क्या मुसलमानों के सारे वोट अगर ओवैसी साहब को दे देने से क्या बिहार में हुकूमत बन पाएगी उनका? ये इस तरह से लोगों को अगर दिग्भ्रमित कर रहे हैं या जो भी उनके नेता दिग्भ्रमित कर रहे हैं, क्या ये मुमकिन है? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप केडीबी लाइव देख रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज आए तो एक सभा को संबोधित किया और इस सभा में उन्होंने कई सारे बातें कही है। वक्फ संशोधन कानून और साथ ही साथ मौजूदा जो विधायक है उनके खिलाफ कई सारे बातें की है। जिस क्षेत्र से जिस इलाके में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया बहादुरगंज में, आज मेरे साथ मौजूद है उसी इलाके के उसी बहादुरगंज विधानसभा के विधायक अंजार नईमी साहब। हम इनसे जानकारी चाहेंगे कि वो आखिर इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं अंजार नईमी साहब पर। तो हम इनसे इस बारे में जानकारी चाहेंगे। हालांकि उन्होंने नाम लेकर तो आरोप नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो 4 गए हैं उस तरीके के आरोप लगाए हैं। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपके भी केडी लाइव के तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। ओवैसी साहब आया सबसे आकर के बहादुरगंज में ही उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, तो बहादुरगंज को ही क्यों चुना, इसके बारे में कुछ? ये तो आप वही कहेंगे, उनको लगा होगा कि बहादुरगंज बहुत मजबूत सीट है, यहाँ हरा पाना मुश्किल है, इसलिए यहाँ से वो शुरू किए होंगे। अब तो उनकी अपना ये है, पार्टी है, अपना सब कुछ है, वो तो अपने हिसाब से सोचते हैं। हमको तो यही लग रहा है कि शायद उनको लग रहा है कि उनके लिए ये सबसे ज़्यादा टफ सीट है, इसलिए शायद शुरुआत किए होंगे यहाँ से। क्या कारण है कि मतलब कि सब टफ सीट जब जो कह रहे हैं कि किस आधार पर? चूँकि यहाँ हम लोग जिस हिसाब से काम किए, जो कि गुज़श्ता पहले जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे उसने क्या किया लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। 16 साल रहे तो वो क्या किए लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। तो इसलिए हम मेरे इस 4.5 साल के अभी जो मेरा 4.5 साल गुजरा, इसमें हमने क्या किया, यानी जो जो चीज़ ओवैसी साहब ने वादा किया था वो हमसे, मैंने वो सारा पूरा किया। वादा तो वो
किए थे, अब वो आसरा हॉस्पिटल का वादा किए थे, स्कूल का वादा किए थे, तो ये उनका था। लेकिन सरकार से जो कुछ लेना था हमने ले करके उस वादे को पूरा किया है। उस समय वो ओबीसी हॉस्पिटल, ओबीसी बाकी कॉलेज, रेलवे लाइन के बारे में बातें कही थी। तो ये चीज़ किस पर जाता है, ये जिम्मेदारी किसकी है कि कौन उसको इम्प्लीमेंट करेगा? नहीं, जहाँ तक ओबीसी हॉस्पिटल या ओबीसी स्कूल की बात कर रहे थे तो ये उनकी जिम्मेदारी थी, उनको करना था। क्योंकि हम लोगों ने 2 साल वेट किया, 2 साल तक एक बार वो खबर तक नहीं लिए कि क्या स्थिति है, तो ये अलग बात है। आपने देखा होगा कि लोगों का एक्सपेक्टेशन यहाँ तक बढ़ गया था कि भाई लोग बीमार पड़ते थे तो हैदराबाद जा करके इलाज कराना चाहते थे। कुछ गरीब आदमी जो मजबूर हैं, तो हम लोग भी चाह रहे थे कि कुछ हम लोग मदद कर दें, कुछ वहाँ से मदद हो जाए तो उस बेचारे का भला हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फ़ोन करने पर फ़ोन उठाया तक नहीं जाता था। आपने देखा होगा एक घटना लौचा का था, जो आदमी वहाँ रेस कोर्स में डेथ कर गया था, उसका डेड बॉडी लाने के लिए जो परेशानियाँ हुई, जो हम लोग को जो फजीयत हुई, हम लोगों को जिल्लत का जो सामना करना पड़ा, तो वो जग जाहिर है, वो आपने देखा ही होगा उस समय में। चूँकि हम लोग यहाँ से जब उस डेड बॉडी को लाने के लिए, क्योंकि हम लोग तो अब हैदराबाद जा नहीं सकते, वहाँ जो हमारे लोग थे उन लोगों से हम लोगों ने संपर्क किया, लेकिन कोई उसमें ध्यान नहीं दिया। लास्ट में अमजदुल्ला साहब को हैं, जिनका मास्टर मुजाहिद साहब से काफ़ी अच्छा ताल्लुका था, उन्होंने फ़ोन किया और वो जरा व्यवस्था करके उसको भेजने का काम किया, जिस कारण हम लोग पार्टी में थे। बोले कि हैदराबाद में तूती बोलती है, लेकिन कोई मदद नहीं मिला। ये लोग गवाह हैं, तो हम लोगों ने वो भी झेला है। ओवैसी साहब को आपने कॉल किया, उधर से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया? ओवैसी साहब को कॉल नहीं किया। उनके जितने लोग थे, हत्ता के माजी साहब को भी कॉल किया था, अख्तरुल ईमान साहब से बात किए, अख्तरुल ईमान साहब भी कॉल किए, वो भी कह रहे हैं कि कोई सुन नहीं रहा है। यहाँ पर आकर तो हक की बात करते हैं, यहाँ बोलते हैं कि मतलब कि हक दिलाएंगे, ऐसा करेंगे। बोले हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग, वही वाली बात है। और इसमें अब क्या बोले हम लोग तो चूँकि हम लोग को वोट दिया था, लोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करने के लिए, जब काम नहीं हो पा रहा था तो वही लोग, हमारे जो लोग वोट दिए थे, क्योंकि जनता, देखिए डेमोक्रेसी में जनता मालिक होती है, जनता का फैसला आया। हर जगह जहां हम लोग जा रहे थे सारे लोगों ने कहा कि आप लोग भाई काम नहीं हो रहा है, काम कीजिए, या ये पार्टी से नहीं चलेगा। क्योंकि हम लोग देख रहे थे, हम लोग तो भाई मार्शल आउट भी किए गए, या हम लोग जो एहतजाज कर रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे काम के लिए, नहीं हो पा रहा था। तो लोगों ने मशवरा दिया कि आप पार्टी बदल लीजिए। और उस वक्त हालात भी था कि भाजपा को सत्ता से हटाना था, तो भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए हम लोग राजद में गए, और जो ही गए तो सरकार भी बनी और काम भी हुआ माशाल्लाह। जितना काम था और ओवैसी साहब वादा किए थे, सारा काम लगभग मुकम्मल हुआ। वादा ओवैसी साहब ने किया और काम आपने किया। जी, काम हम, चूँकि क्षेत्र हमारा था, करना हमको ही था, वहाँ इसलिए वोट भी दिया था। तो लोग ये कह रहे हैं कि जो अंजार नईमी साहब जो जीते थे वो ओवैसी साहब के नाम पर जीते थे, एमआईएम के नाम पर जीते थे, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात तो सही है कि हम लोग उस वक्त तो जीते, बहुत सारा फैक्टर था यहाँ कि ओवैसी साहब के टिकट से जीते, लेकिन टिकट के अलावे अगर मतलब वो सब बातें अभी क्या बोलें, सारी बात वो सारा ख़त्म हो चुका है, तो मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ। अगर कहें तो मैं वाकई दिल से उनका इज्जत करता हूँ, अख्तरुल ईमान साहब का भी इज्जत करता हूँ, लेकिन इनकी जो पार्टी की नीतियाँ हैं जो है, इससे मुसलमानों को फ़ायदा नहीं हो रहा है, फ़ायदा किसी और को हो रहा है। ये सारा आदमी समझ रहे हैं, ये मुसलमानों को मुत्तहिद करना चाहते हैं, लेकिन मुत्तहिद कोई और लोग हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि 10% को 14% को ये मुत्तहिद करना चाहते हैं, वहाँ 80% मुत्तहिद हो जाता है। तो 80% जब अगर मुत्तहिद हो जाएगा तो हमारी औकात क्या रहेगी? तो जाहिर सी बात है कि ये सारा लोग समझ रहे हैं, लेकिन वो क्यों नहीं समझ रहे हैं ये वो जाने। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि मैं उनका पर्सनली बहुत इज्जत करता हूँ, उनमें कोई ये नहीं है। ओवैसी साहब बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, उनकी नीतियाँ हैं, ये नीतियों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। अच्छा, उन्होंने आज जो बहादुरगंज आया तो कई सारे आरोप लगाए हैं चारों विधायकों पर जो आरजेडी में चले गए आप लोग। तो उन्होंने कहा कि जो चारों थे वो ज़मीर फ़रोख्त थे, उन लोगों को ख़रीदा गया, पैसे से ख़रीदा गया, ज़मीर बेच लिया उन लोगों ने। अरे भाई, इससे पहले तो हमारे जो रियासती सदर हैं अख्तरुल ईमान साहब, वो भी तो पार्टी राजद छोड़ करके 12 विधायक को लेकर के जदयू में भाग के आ गए थे। तो क्या अगर उनका ज़मीर फ़रोख्त है तो हम भी ज़मीर फ़रोख्त हैं। अगर अवाम की खिदमत करने के लिए अगर ये ज़मीर फ़रोख्त कहा जाएगा, अगर
कालावारी पुल बनने के लिए मेरा ज़मीन फरोशी है तो मुझे ऐसा ज़मीन फरोशी मंजूर है। कालो पीर पुल बनाने के लिए अगर ज़मीन फरोशी है ये तो मुझे मंजूर है। बादरूगंज टेरागा सड़क बनाने के लिए अगर ये ज़मीन फरोशी है तो मुझे ये मतलब इल्ज़ाम मंजूर है। मुझे इसमें कोई ये नहीं है, क्योंकि मैंने ज़मीन फरोशी नहीं किया। मैं अगर आया तो भाजपा को हटाया, क्योंकि सारे लोगों का मुत्तहिदा तौर पर यही ये है कि भाजपा को हटाना मकसद है। आज चूँकि जहाँ जहाँ भाजपा सत्ता में है, आज जो माइनॉरिटी के साथ जो ये है, जो उनका बदहाली है या उनके साथ जिस तरह का व्यवहार कर रही है, ऐसे स्थिति में जितनी सेकुलर पार्टियां हैं एक होकर के उसको हटाने का काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग ऐसा ही किए, हम लोग भाजपा को हटाने का काम किए भाई। ओवैसी साहब ने ये भी कहा है कि इस बार एक बार अख्तरुल ईमान के पास और तौसीफ साहब के पास आना पड़ेगा इनको। आपके बारे में देखिए, ये कौन आएगा कौन जाएगा ये तो वक्त बताएगा, समझे ना। ये वक्त बताएगा, तो देखा जाएगा वो कि कौन आएगा कौन जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा है, लोगों से आह्वान किया है कि ओवैसी ने खुद कहा कि ओवैसी के चेहरे को देखकर नहीं बल्कि पतंग को देखकर के वोट करना है। तो इसका क्या मतलब है? तो वो पार्टी के लिए अपना आए हैं तो प्रचार तो करेंगे अपने पार्टी का। जाहिर सी बात है कि पार्टी के सुप्रीमो हैं तो अपने पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई बात है नहीं। वो तो कहेंगे वोट करने के लिए, जाहिर सी बात है। यहाँ पर एक चीज़ देखा गया कि जो माजिद जी हैं, जो विधायक हैं, उन्होंने कहा कि 4 गए हैं 10 लाएंगे। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 4 गए हैं 24 लाएंगे। तो इन दोनों में मतलब कि मेल नहीं खा रहा है दोनों की बातों को। क्या लगता है? बहुत कम वक्त बचा है, अब पता चल जाएगा कि कितने वो ला रहे हैं कितने जा रहे हैं। ये वक्त बता देगा, इसमें हम केवल जो वक्त कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। वक्त आएगा इंशाल्लाह अवाम उसको जवाब दे देगी, और हर जगह इनको जवाब भी मिल रहा है इसका। जाहिर सी बात है कि इनको जवाब मिल रहा है, और वक्त आएगा इनको जवाब मिले, वक्त जवाब देगा, मैं जवाब नहीं दूंगा इसका। उन्होंने यादवों के बारे में बात की है कि यादवों की क़यादत है, कि कुर्मियों की, दलितों की, कुशवाहा की, इन सब की क़यादत हो सकती है, तो मुसलमानों की क़यादत क्यों नहीं हो सकती? क्या आपको लगता है कि क्या मुसलमानों का चीफ मिनिस्टर बन पाएगा? क्या मुसलमानों के सारे वोट अगर ओवैसी साहब को दे देने से क्या बिहार में हुकूमत बन पाएगी उनका? ये इस तरह से लोगों को अगर दिग्भ्रमित कर रहे हैं, या जो भी उनके नेता दिग्भ्रमित कर रहे हैं, क्या ये मुमकिन है? ये एक सेकुलर स्टेट है, ये एक सेकुलर, हम लोग जमहूरी रियासत में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई ऐसा पार्टी को ही चुनना पड़ेगा जो हमारे लिए खड़े रहते हैं, जो हमारी तरक्की की बात करते हैं। तो जाहिर सी ऐसे लोगों के साथ को हमको खड़ा रहना चाहिए भाई। तो ये अगर सारा वोट अगर ओवैसी साहब को देने के बाद ओवैसी साहब की अगर सरकार बन जाती है तो हम लोग भी भाई उनको सपोर्ट करेंगे। उनके इसमें तो जाएंगे नहीं अब, लेकिन सपोर्ट कर देंगे उनको। मुझे ऐसा कोई सत्ता नहीं चाहिए। हम तो अवाम की भलाई के लिए, कौम की भलाई के लिए आए हैं। हम लोग कौम की खिदमत कर रहे हैं, अवाम की खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी यहाँ से गए हैं वो कोई भी काम नहीं कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। तो उनको नज़र आ रहा है, तो उनके जिनको आप चुने हैं वो ऐसा आदमी है कि हमारे द्वारा जो शिलान्यास किया जा रहा है उस बोर्ड को भी तोड़वाने का काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनको कितना भय हो गया है कि हमारे बोर्ड को रात के अंधेरे में जाके तुड़वा देते हैं। तो बोर्ड तोड़ने से क्या होगा? पता तो चल रहा है कि काम किसने किया। आज मेरे पास सारा लिस्ट है कि कितना 1000 करोड़ का काम हुआ बहादुरगंज विधानसभा में। ये तो वक्त आएगा तो हम वो बुकलेट भी जारी कर देंगे, आप लोगों को भी देंगे, आप देख लीजिएगा कि कौन सा काम हमने किया है। वो सारे काम आप मतलब बुकलेट? सारा बुकलेट तैयार है मेरा, बस कुछ और काम आने हैं। ये सारा आ जाता है, उसके बाद उसको बुकलेट को हम छाप करके आपको भी उपलब्ध करा देंगे। अच्छा, ये जो कार्यक्रम था, एक तो राजनीति वक्फ बिल को लेकर के कहा जाता है कि ये कार्यक्रम था, लेकिन यहाँ पर राजनीति की भी बात हुई। तो क्या लगता है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के राजनीति हो रही है? देखिए, पहले तो ये बात अख्तरुल ईमान साहब से ही आया था कि हम लोग मुश्तरका तौर पर, ये बात भी हम लोग को ठीक लगा कि चलिए अभी मुश्तरका तौर पर जिला में प्रोग्राम हम लोग कर भी रहे थे, हर जगह जगह प्रोग्राम भी हो रहा है, तो हम लोग कर भी रहे थे मुश्तरका तौर पर। लेकिन फिर ये अलग हट के कर रहे हैं, तो आप सबका अपना अपना है। चलिए, एहतजाज होनी चाहिए, हम लोग भी कर रहे हैं, मतलब क्या कहते हैं, गठबंधन के भी लोग कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, एहतजाज होनी चाहिए, लेकिन सबको मिल करके करनी चाहिए। ठीक है, मिल के, मगर मुत्तहिद होकर करते हैं तो मजबूती मिलेगी। तो वही हम कहना चाह रहे थे कि भाई करें, ठीक है, अगर आप वो कर रहे हैं, उनका मनसा क्या है तो वो जाने। वो राजनीतिकरण इसका अगर कर रहे हैं, राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, तो ये आप वो बताएंगे। तौसीफ साहब सीमांचल को हैदराबाद बनाने की बात कही कि सीमांचल को हैदराबाद बना देंगे। देखिए, ये आदमी तो बहुत सारा बात बोला, मेरी औकात तक देखा उन्होंने। जिसको अपनी औकात की पता नहीं है,
क्या उसका क्या औकात है? हम तो भाई शुरू से मेरी क्या औकात है सारे लोग जान रहे हैं। उसकी क्या औकात है तो वो कहाँ से कहाँ पहुँचा और पूरे हर बड़े बड़े शहरों में कुछ संपत्ति जमा कर लिया, ये कहाँ से किया लोग अच्छी तरह से भी जान रहे हैं। और वो मेरे औकात की बात कर रहे हैं तो ये उनको अपने हिसाब से बात करनी चाहिए। दूसरी बात, हैदराबाद बनाने वो हैदराबाद है। देखिए हैदराबाद का आप अगर ये देखिएगा साइंस सिटी, उसके अलावा हैदराबाद में आप देखिएगा आज भी बरसात के दिनों में 4 फीट पानी लगा हुआ रहता है रोड में, वहाँ का भी फोटो मिल जाएगा आपको। आप देखिएगा आज हैदराबाद में, आज समझिए जब से हैदराबाद ये पुरानी सिटी है, ये तब से इन्हीं के ख़ानदान से लोग वहाँ पॉलिटिक्स में, राजनीति में है। तो आज कितना हो गया, 75 साल के बाद वो तो समझिए कहाँ होना चाहिए था। तो लेकिन आज कहाँ हैदराबाद है, लोग वहाँ के आप पूछेगा तो लोग बताएंगे आपको। जो हमारे यहाँ के लड़के काम करने के लिए जाते हैं वहाँ आज मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, वो बता पाएंगे कि आज हैदराबाद किस स्थिति में है। आपका जो एक झलक अगर कहीं देखने को मिलता है तो वो साइंस सिटी का है। साइंस सिटी चूँकि काफ़ी डेवलप किया है, एक टाउन से हट करके किया गया है। उसके अलावा कुछ कोई डेवलपमेंट नहीं है हैदराबाद में। आप उस क्या है हैदराबाद में? अगर हमारे यहाँ आप अगर ये सारा जो एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है या 4 लेन बन गया है या जितनी सारी रोड बन रही है, हमारे यहाँ भी आज कम्युनिकेशन किसी भी एतबार से कम नहीं है। ठीक है, आर्थिक तौर पर हमारा इलाका कमज़ोर जरूर है, लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के बल पर इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा। लेकिन जहाँ तक आज हैदराबाद जबकि बहुत पुरानी सिटी है, उसको जिस हिसाब से आज इतने दिनों से उन लोगों का हुकूमत है वहाँ, उतने दिनों से वहाँ की नुमाइंदगी करते हैं, तो हैदराबाद को तो आज वाशिंगटन होना चाहिए था, लेकिन कहाँ है हैदराबाद। अच्छा, आपका ये तो खैर तय है कि तौसीफ साहब एमआईएम से चुनाव लड़ेंगे क्योंकि इसको डिक्लेयर कर दिया गया है कैंडिडेट, तो आप दोनों के बीच में फ़ाइट होगी। तो अब ये बताइए कि कैसा मुकाबला होगा, कैसे फ़ाइट करेंगे, क्या चुनौतियां हैं? मुकाबला समझ ही नहीं रहे हैं, चूँकि अवाम जान रहा है कि 16 साल में इन्होंने क्या किया, अवाम की नज़र में है। हम कोई मुकाबला ही नहीं समझते हैं और कोई मुकाबला नहीं है। और इंशाल्लाह वक्त आएगा, पता चल जाएगा लोगों को कि क्या मुकाबला है क्या है नहीं है। वो वक्त आने दीजिए, अभी इलेक्शन का वक्त भी है, 6 महीने का लगभग समय है अभी, तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि मुकाबला नहीं समझते हैं। करीब 4.5 साल आपने अब तक अपना सेवाएं दी हैं विधायक के तौर पर। क्या लगता है कि मतलब कि किस कदर आपने यहाँ पर काम किया है और किस आधार पर लोग दोबारा आपको फिर मौका देंगे? वही तो मैंने कहा कि जितने सारे वादे थे सब हमने पूरा किया। आपको विकास के नाम पर जितने भी सारे रोड था, जहाँ जिस रोड में 30 साल 35 साल 40 साल तक काम नहीं हुआ, जो रोड आज मतलब आप देखिएगा, चाहे वो कोई भी रोड हो, अब एक एक रोड को गिनाएंगे, बुकलेट आएगा तो आपको दे देंगे। आपका निशंदरा का पुल भी बनने जा रहा है और इंशाल्लाह हम लोग मटियारी पुल के लिए भी लगे हुए हैं, वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। चुनीमारी पुल हो जाएगा। यानी कि आप यही समझ लीजिए कि 12 से 15 अगर पुल और हम लोगों के क्षेत्र को मिल जाएगा तो पुल की ज़रूरत ही यहाँ ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, कच्ची सड़क जो है छोटा मोटा मिला करके 15-20 सड़कें रह गई है, वो अगर कंप्लीट होने के बाद अभी जो हम लोगों का लगभग 132 सड़क आ रहा है, रोड आ रहा है, जिसमें MR भी है और कुछ नई सड़कें भी हैं। चुनाव से पहले हाँ, ये होने जा रहा है। ये होने के बाद जो अभी टेंडर हो गया है, लगभग टेंडर में है, ग्लोबल टेंडर हुआ है सबका। मतलब कि जो भी आपको जिस उम्मीद से आपको यहाँ के लोग जिताए थे उस उम्मीद पर आप खरा उतर जी, अवाम भी बोल रहे हैं। आप किसी को भी पूछेगा बताएं कि काम बहुत किए हैं, तो लोग ये तरह के प्रोपेगेंडा करते हैं कि बहुत शरीफ आदमी। आप मेरा शराफत से भी काम अगर हो जाता है तो मेरा शरीफ होना खराब है कि अच्छा है, तो लोग बताएंगे। हम भाई लोग बस एक ही कहते हैं नहीं विधायक जी तो बहुत काम किए हैं, जितना काम वादा किए सारा मुकम्मल कर दिए। लेकिन लोग कहते हैं नहीं बोले बहुत शरीफ। अरे भाई, शरीफ होना जुर्म थोड़े है। अगर मेरे शराफत से काम हो रहा है तो ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। अच्छा, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। बहुत सारे मीडिया में, बहुत सारे अखबारों में चल रही है कि ओवैसी साहब 3000 करोड़ की वक्फ की प्रॉपर्टी कब्जा कर रखा है। क्या लगता है कि आप ये तो बता रहे थे उस दिन, मैं इन सब बातों में जाना नहीं चाहता, लेकिन अभी वो है एक साहब वहाँ उस दिन बात हो रही थी हैदराबाद, उन्होंने बताया कि 6000 करोड़ की संपत्ति पर इन लोगों का कब्जा है, जिसमें कई शादी खाने बने हुए हैं, कई इनका जो ऑफिसेज हैं वो बने हुए हैं, जो 6000 करोड़ की संपत्ति है जो इनके कब्जे में है। अब क्या सही है गलत है मैं तो नहीं, कोई हमने बताया, आप जब पूछे तो मैं बता रहा हूँ, तो मुझे भी सही जानकारी नहीं है, क्योंकि कोई साहब बता रहे थे हैदराबाद के हैं, उन्होंने हमसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये लोग वक्फ बोर्ड के इसकी मुखालिफ कर रहे हैं, लेकिन ये लोग खुद इसको मतलब उस पर कब्जा जमाए हुए हैं। तो अब क्या सच्चाई है ये तो भाई अभी हमने पेपर में भी देखा, इंग्लिश पेपर था उसमें हमने देखा कि 3000, आप जो दिखा रहे थे अभी कि 3000 करोड़ की संपत्ति पर इनका नाजायज़ कब्जा है।
तो ये तो पेपर में है, तो अब जाहिर सी बात है क्या सच्चाई है नहीं है तो अब जांच का विषय है। अच्छा, इस बार जो चुनाव होगा सर, किस तरह का चुनाव होगा? क्या सरकार बनाने के लिए लोग वोट करेंगे या फिर कैंडिडेट को देख करके अपना वोट करेंगे? देखिए, पूरे बिहार में इस बार माहौल बन चुका है कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। चूंकि सर्वे भी हुआ तो उसमें 41% लोगों ने अपनी राय दी है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो सारे लोग उन्हें मन बना चुका है कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही वोट करेंगे। इस बार आप देख लीजिएगा, हर जगह का माहौल काफ़ी है गठबंधन के प्रति और गठबंधन ही इस बार सरकार बनाने जा रही है। तो मतलब कि सरकार बदलने के लिए एक तौर पर कहा जाए। हाँ, मतलब सरकार बदलाव के लिए ही सर मतलब इस बार लोग वोट करेंगे। सर, तौसीफ साहब जो कि मतलब एमआईएम में भी शामिल हुए, उन्होंने कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि पैसे लेकर के आप उसमें चले गए हैं, इस आरजेडी का दामन थामा है, एमआईएम को छोड़ दिए। क्या कहना चाहेंगे? इसमें उनके ससुर भी हैं। अगर हम लोग 4 आदमी गए थे तो ये अगर ये उस तरीके उनके मुंह से शोभा नहीं देता है, जो हमेशा पैसे लेकर के दूसरे पार्टी कांग्रेस में रह करके कांग्रेस को दगा दे करके दूसरे पार्टी के राज्यसभा मेंबर को वोट किया पैसे लेकर के। एक प्रूफ है। एक कहते हैं एमएलसी हमेशा भाजपा के एमएलसी को वोट किए, ये भाजपा के एमएलसी से पैसा लेकर के अपने गठबंधन के उम्मीदवार को हराने का काम किए। जब भी मौलाना असरारुल हक कासमी साहब इलेक्शन लड़े, कभी ये कांग्रेस का साथ नहीं दिए, हमेशा भाजपा के लोगों को साथ दिए। तो यहाँ की अवाम का ये मानिए कि समझिए वो हमेशा गठबंधन के लोगों को जिताने का काम किया। लेकिन जो आदमी पैसा लेने की बात करता है, ये हमेशा पैसा लेकर के गठबंधन के विरोधियों को वोट देने का काम किया। आपका अगर आप देख लीजिए, इस बार जावेद साहब थे, उनके खिलाफ भी इन्होंने काम किया कांग्रेस में रह करके। तो इनका आदत ही है, ये पैसा लेकर के अपना दूसरे पर ये मत्थे गड़ना चाहते हैं। तो ये गलत बात बोल रहे हैं। ये इस तरह का कोई ऐसा ये नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा कि अख्तरुल ईमान साहब गए थे, अगर पैसा लेके गए थे जदयू में तो भी ठीक है, हो सकता है तब हम लोग भी। अख्तरुल ईमान पैसे लेकर के जदयू में गए नहीं, अगर वो गए थे वो भी पार्टी से भागे थे ना। हाँ, वो भी बात तो पार्टी से भागे थे तो से जेडीयू में, जेडीयू से फिर हाँ एमआईएम में आए, तो जाहिर सी बात है अगर लेके गए हैं तो हम लोग भी गए होंगे तब। आज जो ओवैसी साहब जो यहाँ पर आए, यहाँ पर बहादुरगंज में, इन्होंने आज भी बाकी इससे पहले भी बहुत बार तेजस्वी और कांग्रेस के बारे में हमेशा शिकायत करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ओवैसी का तो सरकार बनेगा नहीं, क्योंकि कुछ सीटों पर चुनाव लड़कर सरकार नहीं बन सकता है। तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं वही कहना चाहता हूँ कि भाई आप गठबंधन के लोगों के फेवर में नहीं रहते हैं, गठबंधन के लोगों को हराना चाहते हैं, तो आप सरकार किसका लाना चाहते हैं? तो जाहिर सी बात, लोग अगर कुछ बोल रहा है तो मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता हूँ उस लफ्ज़ को। लोग अगर आपको कुछ बोल रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप जब गठबंधन के लोगों के बारे में शिकायत करते हैं, हमेशा गठबंधन के लोगों के खिलाफ करते हैं या उसके लोगों को हराना चाहते हैं, तो आपका मिजाज है कि आप भाजपा के लोगों को जिताना चाहते हैं। मकसद आपका वही जाता है। तो आप खुद पब्लिक समझदार है, अवाम समझदार है, अवाम अच्छी तरह समझ रही है कि किसको क्या करना है। तो इसलिए सबसे हम लोग को फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब कि तेजस्वी और या फिर आरजेडी या कांग्रेस की जो खिलाफ बोलते हैं, तो भाजपा को लाने के लिए बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि भाई इसके अलावा कौन आएगा? आज अगर गठबंधन के ही लोग, तो भाई सारी अवाम ये चाह रही है कि गठबंधन आए हुकूमत में, ये गठबंधन के खिलाफ बात करते हैं। तो गठबंधन नहीं आएगा तो क्या भाजपा हुकूमत में आएगी? भाजपा को लाना चाहते हैं हुकूमत में। लगता है कि तेजस्वी भी एमआईएम भी हुकूमत में आए। आपको लगता है कि 18% लोग बिहार का वोट कर देगा, अगर एक तरफ कर देगा तो क्या हुकूमत में आएगा? आपको लग रहा है? तो हुकूमत आएगा तो सारे लोग, हम लोग भी छोड़ देंगे भाई, उन्हीं को कर देंगे कि चलिए जैसा बोलिएगा हम लोग तैयार हैं, चलिए हुकूमत बना लीजिए। ऐसा है मुमकिन? जब मुझे गठबंधन के साथ रह के हुकूमत बनाना है तो गठबंधन के लोगों के आप खिलाफ करते हैं, उनको वोट देने से मना करते हैं। चाहे आप कहीं भी बोलें तो भाई किसको वोट देने के लिए कहते हैं? भाजपा को। क्या भाजपा को सत्ता में लाना चाहते हैं आप? मकसद तो वही है। तो आप खुद समझदार हैं, बाकी अब क्या बोले हैं इसके बारे में। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। ये बहादुरगंज विधायक अंजार नईमी साहब जी हैं, जिनसे हमने बात की है। जो भी बातें हुई है आप लोगों ने सुना, और आप लोग भी अपना प्रतिक्रिया दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, थोड़ा संयमित तरीके से। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। मेरा नाम फिरदौस गनी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।